बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल दुरानी आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम पिछले हफ्ते जो मुल्क में आइनी तरामीम के हवाले से जो बहस रही उस पर अपने कुछ व्यूज़ जो है आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान का किरदार, जो उन्होंने कहा कि हम इस आइनी पैकेज को बिल्कुल जो है मुस्तरद करते हैं, और दूसरा जो उन्होंने खास जुमला कहा कि इस हवाले से इस पैकेज की हिमायत करना अवाम की तरफ से दी गई जो अमानत है मैंडेट की सूरत में, उसकी जो तौहीन होगा। तो ये वो अल्फाज थे मौलाना साहब के जो दरहकीकत अल्फाज कम बम ज्यादा थे, यानी सियासी बम। कहा जा रहा था कुछ दिन पहले तक के शायद मौलाना कुछ लो और दो की पोजीशन इख्तियार करके इसको जो है इस आइनी तरामीम की जो हिमायत कर देंगे, लेकिन मौलाना के इस वाज़े और साफ पैगाम ने जो है पीडीएम की और हुकूमत की जो है सारी कोशिशों पर जो है पानी फेर दिया है। और अब हुकूमत जो है मौलाना को मनाने के लिए उनके घर में आ रही है, उनसे मिलने जा रही है, लेकिन मौलाना के इस बयान के बाद जो है ये बात तय हो चुकी है कि आइनी अब तरामीम का मामला ये खुड्डे लाइन पड़ गया है। अगर ये कहा जाए कि मौका हाथ में आ गया और उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब आइनी तरामीम क्या थी? हुकूमत ने मुख्तलिफ जो है ड्राफ्ट मार्केट में पेश किए ताकि कन्फ्यूजन की फ़ज़ा बरकरार रहे और हुकूमत इस दौरान अपना काम जो है निकाल ले। हफ्ता इतवार वो दिन थे जब हुकूमत को भरपूर कोशिश थी कि इस आइनी तरामीम को जो है कौमी असम्बली और सेनेट से जो है पास करा लिया जाए। इस हवाले से सेनेट में भी भरपूर हुकूमती नुमाइंदों की मौजूदगी थी। इवन लाहौर छोड़कर नवाज शरीफ भी जो है इस्लामाबाद में बैठे थे कि जैसे ही वोटिंग का अमल हो वो उसमें वोट डाले और आइनी तरामीम का जो ये पैकेज है मंजूर करा ले। लेकिन शायद हुकूमत ने मौलाना साहब को जो है अंडर एस्टिमेट किया। मौलाना फजलुर रहमान को शायद पीडीएम की क़यादत ने, या अगर कहा जाए कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि मौलाना के पास जाएंगे, एक दो मुलाकातें करेंगे, उनको गवर्नरशिप की ऑफ़र करेंगे सूबा सरहद के, और वहाँ पे वफाकी वजारतों की एक दो ऑफ़र करेंगे, मौलाना मान जाएंगे। यानी मौलाना को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन मौलाना ने इस मरतबा जो किरदार अदा किया है उसको पूरे मुल्क में जो है तारीफ़ की जा रही है और उसको सराहा जा रहा है। इस तरीके की तरमीम का एक मकसद मुझे और भी समझ आता है कि शायद लोगों को याद हो कि अगले साल नवंबर में जो एक अहम तैनाती होनी है, शायद ये उसकी रिहर्सल है कि एक वो जैसे कहते हैं ना एक फिलर छोड़ा जाता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन मुखालिफ है और कौन कौन जो है इसके हिमायत में। तो मुझे लगता है कि हुकूमत की इन तरामीम में शायद हुकूमत ये भी चेक करना चाह रही थी कि आइंदा अगले साल आने वाले हालात को जो है किस तरह टैकल किया जा सके, और जो एक अहम तकर्रुरी होनी है अगले साल नवंबर में, उसके लिए भी जो है माहौल साजगार किया जा सके या उसको जो है अपने हिसाब से जो है कंट्रोल किया जा सके। तो हुकूमत की बहरहाल ये कोशिश जो है नाकाम हो गई है। एक और बड़ी शिक जो हुकूमत इस हवाले से करना चाह रही थी वो ये थी कि एक आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए ताकि जो भी आइनी मामलात हों वो उस अदालत के सामने पेश किए जाए। कहा तो ये जा रहा था कि इसका मकसद ये है कि अदालतों में जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात आते हैं, सियासी मामलात, उसकी वजह से जो रेगुलर केसेस है उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन दर हकीकत इसका मकसद ये था कि एक आइनी अदालत बनाई जाए और उसका जो सरबराह जो है काजी फाइज ईसा को बनाया जाए, और इस तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत हो और काजी फाइज ईसा का किरदार वही हो जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। ये वो एक ख़तरनाक तरमीम थी जिसकी पूरे मुल्क में जो है मुखालफत की गई। खासकर वकला इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुश्तइल है और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से हम जल्द तहरीक का आगाज़ करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि तमाम बार कौंसल जो है इसको मुस्तरद करती है और हम किसी भी आइनी अदालत को नहीं मानते। यूँ तो इस आइनी तरामीम के पैकेज में 54 से ज़्यादा शिकें थी जिनमें तरमीम करनी थी, लेकिन जो दो तीन मोटी मोटी शिकें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें जो सबसे पहली शिक थी वो ये थी कि जजों की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 साल से बढ़ाकर उसमें मज़ीद 3 साल का जो है इजाफा कर दिया जाए। और बज़ाहिर बल्कि यकीनन ये जो शिक थी डायरेक्ट जो है काजी फाइज ईसा को फ़ायदा देने के लिए की जा रही थी। दूसरी जो शिक थी वो ये भी शिक थी कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके तबादलों का इख्तियार जो है हुकूमत को दे दिया जाए। यानी हुकूमत ये चाहती थी कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हम एक एसएचओ की तरह ट्रीट करें ताकि जब दिल चाहे अगर कोई जज अपनी करने पे आए या वो प्रेशर में ना आए तो उसका तबादला कर दिया जाए।
یہ وہ خطرناک ترمیم تھی جس سے حکومت ججز کو جو ایک ایس ایچ او کی طرح کنٹرول کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اپنے من مانے فیصلے کرائے جا سکیں۔ حکومت ان 54 ترامیم کے ذریعے جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد جو میں سمجھتا ہوں حاصل کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ حکومت کو جو سب سے بڑا طعنہ پہلے دن سے مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ حکومت میں وہ کانفیڈنس وہ نظر نہیں آ رہا جو ایک مضبوط حکومت کی بنیاد ہوتا ہے۔ اخلاقی طور پر بھی حکومت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، تو شاید ان ترامیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ حکومت جو ہے بالکل مضبوط ہے، اور وہ بالکل جو آئینی ترامیم جو کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن شاید انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح وکلا نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا، اور جس طرح پی ٹی آئی، جے یو آئی اور دیگر چھوٹی جو علاقائی جماعتیں ہیں جیسے بلوچستان نیشنل پارٹی، اے این پی کے بھی کچھ تحفظات ہیں، تو جب یہ نکلیں گی تو حکومت کے لیے بڑے آگے آنے والے دن جو ہے بڑے مشکل میں نظر آ رہا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ جو دن ہوں گے، جو تحریک چلے گی اور جو حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا وہ وکلا اور سیاسی جماعت دونوں کی طرف سے ملے گا، اور یہ ایک تحریک ہوگی جو مجھے یہ لگتا ہے کہ سویلین بالادستی کو مضبوط کرے گی، اور جو سویلین ہے وہ اپنی اسپیس لینے میں کامیاب ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بھی یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس کو پلیز شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے سہیل درانی کو، فریڈم نیوز نیٹ ورک سے، آئندہ کسی اور ویلاگ کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔